यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के पास पुनः एक बार मौजूद हूँ और मेरा काम अभी उस डिसकंटिन्यूअस टास्क को कंटिन्यू करना है और एक नया वीडियो के साथ आया हूँ। और इस समय भी मैं आपके साथ बोर्ड लेवल प्लस अगर आपका बोर्ड लेवल की बात करता हूँ तो जाहिर है कि वो बेसिक फंडामेंटल सी प्रॉब्लम्स होंगे जो कहीं ना कहीं कंपटीशंस में भी यूज आएंगे। कोई भी क्वेश्चंस को, कोई भी स्टडी को अगर बोर्ड लेवल की मार्किंग दिया गया है वो समझ लीजिए कि वेरी बेसिक्स एंड फाउंडेशंस फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ ए कॉम्पिटिशन। चलिए मैं लोग आपके क्या पास आता हूँ। मेरा आज का टास्क है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मैंने काफी कुछ किया और आगे भी करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास है स्फेरिकल कैपेसिटर। सो लेट अस डू स्फेरिकल। फाइंड द एक्सप्रेशन for capacitance of spherical capacitor. Spherical capacitor. That is so simple questions. अब इसमें क्या है, आंसर्स में आ जाएंगे। Consider a conducting solid sphere of radius r1 and its center, let us consider O. It is concentric with another sphere, but this time it is a hollow sphere and it has a center O that is concentric but radius differ r. So there are two spheres, one may be hollow, this may be hollow or may be continuously solid filled, and the second one is a hollow this time, and the medium between them the air or vacuum. In normal it is called vacuum. Okay, very fine. Did you understand? Yes. The outer plate is given earthing or zero potential, and the inner plate, as you can see, it is given positive plate, positive charge. So what happens? Positive charge accumulates, and let us consider this to be a Q. And to fulfill the Gaussian conditions, the inner charge must be same but opposite. Amount will be same but opposite in sense, so it is minus Q charge. Here it is a plus Q charge, and the outer that is the R2 sphere will have negative or minus Q charge. It's okay. Now what you have to do, you need to find, मैं इस फिगर को एक बार फिर से छोटा सा बना दूं ताकि आपको समझने में और अच्छा लगे। ये R1 हो गया, now this is R2. यहाँ पर आपको at any position R at a point P electric field is required. What is the electric field at P position and what is its distance from its center? That is a R distance. How can we find that? Just make a Gaussian surface here this way, and this is the electric field. Here it is the positive Q charge, and inside what is this? E dot dA circulation integrations must be enclosure, Q enclosure by epsilon naught. So what is the E that you require? यहाँ छोटा सा एरिया ले लें तो ये आपका dA का एरिया हो जाएगा, एरिया वेक्टर का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? एंगल EDA के बीच में आपके पास आ जाएगा DA, एंड दिस इज द cos 0 डिग्री। दोनों पैरेलल हैं। Q इनक्लोजर कितना है? आपके पास प्लस Q है एंड एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम लोग इसमें देख सकते हैं E इज ए कांस्टेंट, सो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा E। नाउ व्हाट इज DA? 4 पाई R स्क्वायर दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल गया है। कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया? R डिस्टेंस पर। ये R कहाँ पर है? दोनों कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस है, हम कहीं भी ले सकते हैं। दिस R इज इन बिटवीन R1 एंड R2, इंक्लूडिंग R1 एंड R2। ये पोजीशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया आपके पास। नाउ पुट इट इक्वेशन 1। नाउ यू ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू। हाउ कैन वी फाइंड? देयर इज ए फॉर्मूला, व्हाट इज दिस? इक्वल टू dV by dr with negative sign. How can we find dV? So simple. E dr, of course, dot product with negative sign, integration. Go for the integration.
अब आ जाइए, आपका R1 का वैल्यू कहां से कहां तक आ सकता है? दिस इज द R1 इनर रेडियस एंड R2। आप पहले ले लीजिए लोअर वैल्यूज, R1 की वैल्यू को, R की वैल्यू को हमने लोअर रेडियस पर क्या लिया? R1। अब बच्चे लोग अगर यहाँ R1 आ जाइए तो ये आपने V पोटेंशियल और ये 0 पोटेंशियल अप्लाई किया है। तो R1 पर आपकी पोटेंशियल क्या है आप देख सकते हैं, एक बार फिर से चेक कर लीजिए बच्चे लोग। R1 जब आप रेडियस लेते हैं, R कहां से कहां आ गया? R1 पर आ गया, उस समय की पोटेंशियल V है। अब एक R का वैल्यू ले लीजिए R2, और उस समय की पोटेंशियल जब R2 को आप टच करते हैं तो उस समय की पोटेंशियल 0 पोटेंशियल पर है, तो दिस इज 0, सॉरी R2 हो गया और ये 0 पोटेंशियल। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो dV आ जाएगा, दैट इज 0 माइनस V माइनस E। dr का इंटीग्रेट E बाहर आ जाएगा और dr दोनों के बीच की एंगल 0 डिग्री है, dr का इंटीग्रेट करेंगे तो R आ जाएगा। आप देख सकते हैं E की वैल्यू लिख दीजिए। नाउ E की वैल्यू आपके पास आ चुका है Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R की वैल्यू उसको ऊपर ले जाइए, R माइनस 2 dr एंड दिस नीड्स टू बी इंटीग्रेट। यहाँ तो हमने लिमिट पुट कर दिया, यहाँ पर अब पुट करेंगे आगे, दिस इज R1 बाई R2। ऑफ कोर्स माइनस साइन है, माइनस साइन गेटिंग कैंसिल आउट। नाउ सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस V? माइनस साइन गेटिंग कैंसिल, माइनस माइनस गेटिंग कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे लोग? Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया? R का पावर -2, इसका मतलब क्या हो गया? R का पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। इसे इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? R1 से R2 तक आ जाता है। थोड़ा सा केयरफुली से ऑब्जर्व करें और थोड़ा कैलकुलेशंस को और आगे बढ़ा लें, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाता है? Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर -2 है तो ये माइनस आपके पास बाहर आ जाएंगे, एंड लिमिट की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बाई R। नाउ दिस इज R1 एंड दिस इज R2। आप देख सकते हैं -2 प्लस 1, -1 आएगा, ये नीचे आ जाएगा। नाउ सो सिंपल, -Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट कर दीजिए। आप क्या पुट करेंगे? अपर वैल्यूज R2 माइनस लोअर वैल्यू, माइनस साइन को एंट्री उस साइड कर दीजिए, अंदर में कर दीजिएगा। Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अभी भी आपको V निकालने का मौका है, V का वैल्यूज पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? सिंप्लीफाई करते हुए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टेक द LCM R1 R2, और यहाँ पर बच्चे लोग क्या हो गया? R2 माइनस R1। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। आर यू राइट? बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। नाउ यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 divided by R2 minus R1, and you can write Q by V. Now Q by V is what? Total charge divided by total potential difference. This is nothing but C equivalent, or simple called C. So what is C? 4 pi epsilon naught R1 R2 and R2 minus R1. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, और ये आपको याद रहना चाहिए कि ये NCERT का ही पार्ट है। सो ऑब्वियसली दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में NCERT के कॉन्सेप्ट को उठा के निकाल लेता है और आपके लिए एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ गए कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। जब दो स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस R1 है और दूसरे का रेडियस R2। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दिस स्पेस इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। आप देख सकते हैं, अगर मैंने इसको किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर दिया तो अब क्या हो जाए? किसके बीच में? दो कैपेसिटर्स के, स्फेरिकल कैपेसिटर के बीच में वैक्यूम स्पेस को फिल्ड कर दिया। तो मेरा पॉइंट क्या आ गया? व्हेन स्पेस इज फिल्ड with dielectric constant K। अब आप उसको फिल कर दीजिए तो कैपेसिटेंस को थोड़ा इंप्रूव हो गया। क्या इंप्रूव हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड अदर टर्म्स रिमेनिंग सेम। क्या आ जाएगा? R2 माइनस R1। तो आपने क्या देखा? तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम, सिंपल क्या हो गया? C इंक्रीजेस के टाइम्स ओवर वैक्यूम कैपेसिटर। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मतलब उसी का मॉडर्नाइज पार्ट आ जाएगा। व्हेन आइसोलेटेड स्फीयर
case. What is this meaning of isolated sphere case? So simple case. When R2 tends to infinity, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक रहेगा आपका ये R1 वाला, ये रहेगा कैपेसिटर, और दूसरा बहुत दूर चला जाएगा आपका। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो उसे घेरा हुआ था R2, नाउ दिस R2 टेंड्स टू इंफिनिटी। अब उसकी बात को छोड़ दीजिए, तब उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, एंड फॉर दैट केस इसका नाम होता है आइसोलेटेड स्फीयर केस, जहां पर सिर्फ एक रहेगा और दूसरा को एज्यूम किया जाएगा कि वो है, लेकिन कहां पर है, बहुत दूर पर है। अब आप क्या करेंगे, आ जाइए, आपके पास जो इक्वेशंस था 4πε R1 R2 को आप एक काम कीजिए, इसे R2 से डिवाइड कर दीजिए और नीचे वाले को भी R2 से डिवाइड कर दीजिए। R2 R1 इसको भी R2 से डिवाइड कर दीजिए। सो सिंपल। अब ये क्या बचेगा, ऊपर को सिंप्लीफाई तो आप देख ही सकते हैं, 4πε R1 बच गया, यहां पर क्या बच गया, 1 R1/R2 बच गया, एंड दिस इज इक्वल टू 4πε0 R ओनली 1 माइनस 0, दिस इज C। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो गया, 1 - 0 - C में सिंपल। क्यों ऐसा हो जाएगा बच्चे लोग, क्योंकि आप अगर इन्फिनिटी से डिवाइड देंगे तो ये टर्म तो वेनिश करके 0 पहुंच जाएगा, और 1 - 0 1, दिस इज द कैपेसिटेंस। सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, 4πε R। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। सी, अब आपके सामने ये पूछ सकता है कि व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। क्या आपकी जवाब होगी बच्चे, अर्थ का मतलब होगा उसकी रेडियस तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि दिस इज द ज्योमेट्रिकल पोर्शन 6400 किलोमीटर। This is a very simple. This is the capacitance of radius of the Earth. Now, what is its capacitance? 4πε0, and as usual, क्या आप देखें कि आप रेडियस देंगे, 4πε का मतलब 9 × 10⁹ और रेडियस का मतलब 6400 × 1000। दिस इज द फर्क। कैलकुलेशन आप अच्छी तरह जानते हैं निकालना, दैट इज सिंपल। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए एंड यू गेट द आंसर। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए अर्थ। आप देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस चार्ज के ऊपर या पोटेंशियल के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस किस बात के ऊपर निर्भर करता है, तो सी डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल शेप एंड मीडियम सराउंडेड। जैसा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में था, सेम कंटिन्यूटी में आ गया। नेक्स्ट कंटिन्यूटी में अगर मैं ये पूछूं बच्चे लोग, ये ध्यान दीजिएगा आपका, कि भाई एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, मतलब दोनों स्फीयर हैं, दिस इज R1 एंड दिस इज R। क्लियर हो गया, दोनों के बीच में वैक्यूम है। लेकिन जरा यहाँ देखिएगा, आपके पास क्या दे रहे हैं, मैं यहाँ पर मैंने पॉजिटिव नहीं दिया, यहाँ पर मैंने अर्थिंग दिया, and this is given a positive charge। इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया। इस केस के लिए अब हमारा क्या केस बनता है, यहां पर ध्यान से देना है। R1 R2 है, लेकिन इनर को आपने निगेटिव दिया, यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द नेगेटिव, एंड आउटर को आपने पॉजिटिव दिया। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इसके पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसके अंदर में पॉजिटिव आ जाएगा, अंदर में पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कि आने के क्रम में प्लस माइनस करके यहाँ अंदर में जितना ये निगेटिव रहेगा -Q, उतना +Q इस पर आ जाएगा। लेकिन अगर हमने बाहर भी कोई कैपेसिटर्स को रख लिया, मान लीजिए कि हमने एक और भी ले लिया ज्योमेट्रिकली, एक हमने और भी ले लिया, और ये इन्फिनिटी पर है, ये कहाँ पर है, बहुत दूर पर है, दिस इज R1 R2, और इसकी वैल्यूज को ले लें तो दिस R3 टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो अब क्या हो जाएगा कैपेसिटर, देखिए दो कैपेसिटर हो गया, एक तो बच्चे लोग ये कैपेसिटर हो गया और दूसरा ये वाला हो गया, और कौन हो गया, R2 और R3 के बीच में। और ये कैसा कैपेसिटर बनेगा, अगर आप इसको रोल कीजिए तो, स्टडी कीजिए तो कैसा जाता है, क्या ये सीरीज जाता है या पैरेलल जाता है। आप ध्यान से देखिएगा कि जो बहुत दूर पर है आप उसको निगेटिव दे दीजिए, जैसा कि आपने इसको निगेटिव दिया था। तो आपने देखा एक तो ये निगेटिव है,
उसके बाद ये दूसरा पॉजिटिव है और वो दूर वाला निगेटिव है, तो इसके ऊपर 4 का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, ये प्लस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, दैट इज द अर्थिंग। तो ये कैसा कनेक्शन हो जाएगा, ये C1 और C2 कैसा कनेक्शन से आप क्या पकड़ पा रहे हैं, दिस इज इन कैसा केस हो जाएगा, क्या पैरेलल ले लें या सीरीज ले लें, ध्यान से देखिए, एक का ये पॉजिटिव है, दूसरा का ये निगेटिव है, फिर दूसरे का क्या है, पॉजिटिव है, दूसरे का निगेटिव है, इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दिस केस इज नोन एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। और अगर पैरेलल प्लेट हैं तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग देखते हैं। रेडी इस बात के लिए, यस। अब अगर आपको इस कैपेसिटर्स को देखिएगा तो इसका पहला वाला का क्या कैपेसिटेंस आता है, इसकी बात को निकाल लीजिए, पहला वाला के लिए दोनों R1 एंड R2 है, तो व्हाट इज द C1 कैपेसिटेंस पहला वाला के लिए, जैसा कि आपने देखा था 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2, दूसरा कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो गया। और उसके बाद वाला क्या है, ये एक इन्फिनाइट सेपरेशन पर है, ये बहुत दूर पर है और ये पोजीशन है, R2 इसका इनर रेडियस हो गया और R3 इंफिनिटी हो गया। उस कैपेसिटेंस के लिए C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बार पुनः आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन ओनली R2, नो नीड टू R3, चूंकि R3 को इंफिनिटी पर लिया गया। और ये दोनों कनेक्शन कैसा है, जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल कनेक्शन। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए आपके पास C इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाइए, व्हाट इज द C इक्विवेलेंट इस कंबाइंड सेट के लिए क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 R2 माइनस R1 एंड प्लस दैट पार्ट सेकंड पार्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। क्योंकि आपने जानते हैं ना C इक्विवेलेंट क्या होगा पैरेलल केस के लिए, C1 प्लस C2, इससे जोड़ दीजिए, टेक द LCM। नाउ इफ यू टेक द LCM R2 माइनस R1, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर, एक बार इस पोर्शन को किए तो R2 स्क्वायर, एक बार क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 किया जाएगा, इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा, यस दिस इज द पॉसिबल। और यहाँ पर अब क्या बच गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर R2 हो जाएगा, दिस R2 स्क्वायर एंड R2 माइनस R, दिस इज द कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट। कब के लिए है, जब आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ये माइनस हो और ये प्लस हो, और ये जब आपके पास इन्फिनाइट सेपरेशन पर हम मान सकते हैं कि देयर इज स्टिल अनदर चार्ज। ऐसे कैपेसिटर्स दो स्पेशल केस का कॉम्बिनेशन हो जाता है जिसका इक्विवेलेंट ये पार्ट आता है। ऐसा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया और मैंने इस सेट को देखा है, एलन के सेट पर भी देखा है, और भी बहुत जगह ये क्वेश्चंस है, इसलिए मेरा काम है कि आपको बता देना है यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस है फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप कैपेसिटर, मतलब कहीं ना कहीं जो पहले पढ़े थे उससे मिलता हुआ गया, उधर स्फेरिकल पढ़े थे, अब हमने पढ़े, कैसा हो जाएगा आप देख सकते हैं। ये एक लॉन्ग है, इस बात को आप मान के चलना है, एंड दिस इज कंसेंट्रिक भी है, ये आप देख सकते हैं जैसा कि उसमें भी था, इनर रेडियस R1 है एंड हियर द आउटर रेडियस इज R2, समझ लीजिए। लेट अस कंसीडर दिस टू बी द लेंथ L एंड ऑफ कोर्स टोटल चार्ज। अब आप क्या कीजिएगा, जैसा कि मैंने उस पर किया था, अब आप भी यहाँ पर वही कीजिए, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, मैंने इसे क्या किया, आप देख सकते हैं V पोटेंशियल पॉजिटिव है, और इसको क्या किया, लास्ट वाला को निगेटिव से कर दिया, यहाँ पर जीरो पोटेंशियल और निगेटिव हो गया, सिंपल सी फॉलो अप हो गया कि ये जीरो पोटेंशियल पर है और ये आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर का पोटेंशियल क्या हो गया V, और यहाँ पर का पोटेंशियल हो गया जीरो, और चार्ज का कैसा पोजिशन हो गया माइनस। दिस इज ऑल अबाउट द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। लेंथ कितना है और इसके ऊपर चार्ज कितना ले लेंगे, दिस इज द प्लस क्यू, एंड ऑब्वियसली गॉस लॉ के मुताबिक फेसिंग चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट, तो माइनस क्यू आ गया। इसकी पोटेंशियल इनर का है पोटेंशियल, और दूसरी बात ये भी है कि भैया इसकी रेडियस R1 है, तो ये सेंटर लाइन से एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन से आपकी डिस्टेंस लेना है दोनों कैपेसिटर का जो सिलिंड्रिकल इन नेचर है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पर, R डिस्टेंस पर, भैया हमको ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पर कितना होगा। तो इसके लिए आपको बताया जा चुका है
हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसी का इस्तेमाल कीजिए। लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लॉन्ग लाइन सिलिंड्रिकल चार्ज, ये भी होता है। अगर ये लॉन्ग है तो लाइन चार्ज के इक्विवेलेंट में आप ले सकते हैं, दिस इज द आर डिस्टेंस। यहाँ लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हुए आप ले सकते हैं, दिस इज 1। यहाँ लैम्डा क्या था, दिस इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसकी वैल्यूज हमने क्यू बाई एल, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, क्या करें, वही पुराना वाला फॉर्मेट जो आपने पिछली देखा था। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी आर आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन, और दोनों के बीच की एंगल 0 डिग्री। यहाँ पर 0 का मतलब क्या आ जाएगा, ये गॉसियन सरफेस लीजिएगा तो ये डी ए हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे है, दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, इसलिए cos 0 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया। इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ डी वी पुट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, माइनस वहाँ पर आप उसकी वैल्यूज पुट कीजिए, क्यू बाई एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड ऑफ कोर्स डी आर पुट कीजिए यहाँ पर, और इंटीग्रेट लिमिट पुट करने के लिए तैयार हो जाइए बच्चे लोग। अरे जब डी आर का यहाँ लिमिट है, डी आर का मिनिमम वैल्यू कितना जा सकता है, मतलब इस आर का मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हैं इनर रेडियस R1, ये वाला, तो चलिए यहाँ पुट कीजिए इनर रेडियस R1। और जब इनर रेडियस R1 पर है तो पोटेंशियल क्या है उस समय का, ये भी पोटेंशियल है, यहाँ भी लगाइए। अब उसके बाद आउटर आपका जाइए, मैक्सिमम रेडियस कहाँ जा सकता है, तो आप देख सकते हैं दिस इज द R2 रेडियस। अगर ये R2 रेडियस है तो वहाँ पर पोटेंशियल कितना दिया गया, 0, ये 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, दिस इज द नेगेटिव, यहाँ पर कीजिएगा Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, यहाँ पर आ जाएगा, एंड लॉग नेचुरल आ जाएगा डी आर बाई आर, और उस लॉग नेचुरल कितना आर के साथ आएगा, और लिमिट क्या हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा, ln r R1 R2 Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, खत्म हो गया। यहाँ पर इस नेगेटिव से इस नेगेटिव को कैंसिल कर दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। सो व्हाट इज भी, v इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। लॉग नेचुरल को आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग, इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो आप क्या पुट कर सकते हैं, एक बार R2 पुट कर सकते हैं लॉग नेचुरल, एक बार R1 पुट कर सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग नेचुरल, आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं R2 बाई R1। अब इसको एक बार रीअरेंज कर दीजिए, कैसे रीअरेंज करेंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल को एक बार कर दीजिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इस साइड आ जाएगा, डिवाइडेड बाई लॉग नेचुरल R2 डिवाइडेड बाई R1 आ जाएगा, और टर्म क्या क्या बचेगा, इस साइड Q और उस साइड V, इस साइड Q डिवाइडेड बाई V। नाउ Q बाई V टोटल चार्ज बाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द कैपेसिटेंस। सो व्हाट इज द सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस, 2 पाई एप्सिलॉन एल लॉग नेचुरल R2 बाई R1। तो ये क्वेश्चंस आपको किसी भी समय पूछ सकता है, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दैट योर रिजल्ट मस्ट बी नोन टू यू। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं कि भैया मैं इसके अगर स्पेस को फिल कर देता, कोई डायलेक्ट्रिक से अगर डाल देता कि कांस्टेंट था, उस समय मॉडिफाइड कैपेसिटेंस क्या हो जाता, तो C डैश इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू एल लॉग नेचुरल R2 बाई R1। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि भाई अगर स्पेस को फिल कर दिया जाए तब उसकी स्थिति क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ जाता है अगर आपके पास में कि इन ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर inner radius R1 2 centimeter, R2 equal to 4 centimeter, that is the point, and length is equal to 2 meter, let us say, okay, 20 centimeter, length equal to 20 centimeter. Under this circumstances क्या क्या दिया हुआ बच्चे लोग, inner radius, outer radius and length is 20 centimeter and the space filled is डायलेक्ट्रिक विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। ओके, फाइंड द कैपेसिटेंस, ये आपसे पूछना, किसका, सिलेंडर का। क्या करेंगे, आप आ जाइए आंसर की, इसको तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग नेचुरल
R2/R1। अब जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक को फील्ड किया, करना क्या है, K टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एप्सिलॉन K एप्सिलॉन हो जाता है। नाउ अब आपके पास क्या करना है, इसको चतुराई से कीजिए, 2 को 4 कर दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन और K इंटू L एक तरफ कर दीजिए। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, लॉग नेचुरल R2/R1। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन का, तो 4 पाई एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹9। इसकी वैल्यू आ गया। K का वैल्यू क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, L का वैल्यू 0.2 दिया हुआ, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इधर 2 हो जाएगा इंटू लॉग नेचुरल R2/R1। एक का है 20 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो लॉग नेचुरल 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁹9। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 0.2 को रहने दीजिए एंड लॉग नेचुरल 0.693, इसको कर देंगे, इतना फर्द आंसर आ गया। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। लॉग नेचुरल का इसका वैल्यू मैं आपको बता दूं, इक्वल टू 0.693। और अगर कभी लॉग 10 बेस पर दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको देता है लॉग E10 और 2 दे रहा है, यहाँ पर E नहीं 10 बेस 2 देता है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसके लिए तरीका है आपके लिए, क्या हो जाएगा, जो पहले वाला वैल्यू था उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.303 लॉग नेचुरल 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग नेचुरल 2 इक्वल टू 0.693। तो ये ट्रिक को आप याद रखिएगा कि अगर लॉग बेस 2 पर आपका आंसर चाहिए और लॉग 10 2 दिया हुआ है, बेस 10 2 दिया हुआ है, तो दिस इज द फॉर्मूला 2.303 लॉग नेचुरल 2 आप निकाल सकते हैं। वैसे आपका यहाँ पर डायरेक्ट ही दिया रहता है एग्जाम में, और आपको जानना भी चाहिए कि लॉग नेचुरल 2 लॉग नेचुरल 3 की वैल्यूज क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देयर इज ए क्वेश्चन बिफोर यू, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ क्वेश्चन से क्या कहता है, देयर आर 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स, लैंग्वेज से दिया हुआ है, मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, जिसकी इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस 13 सेंटीमीटर है। कहता है इनर स्फीयर इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज एंड द आउटर इज अर्थड, and so due to this potential difference charge accumulates on an inner capacitor, and this is 2.5 microcoulomb, and this space is filled with a dielectric of dielectric constant K 32. कहता है under these circumstances what is the capacitance of the capacitor। आप क्या करेंगे कैपेसिटेंस के लिए, yes this is the formula। क्या फॉर्मूला है, 4 pi epsilon naught multiplication of 2 radius and difference of these 2, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। लेकिन अगर इसमें डायलेक्ट्रिक है तो इसको K से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि परमिटिविटी को K से मल्टीप्लाई करता है। नाउ व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, सो सिंपल, 9 इंटू 10⁹9, प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस दैट इज सो सिंपल, 1 इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर, सो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। Again there is a dielectric constant 32 and this is again 13 minus 12, 1 into 10⁻⁻2, this is simple हो गया। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये किस चीज में आ जाएगा, आपको फर्क में आ जाएगा, एंड दिस यू कैन कैलकुलेट इजीली, एक सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट पार्ट कहता है व्हाट इज चार्ज ऑन दिस, व्हाट इज चार्ज, ये पूछता है, चार्ज तो दिया हुआ, सॉरी, व्हाट इज द पोटेंशियल V, या यू कह दीजिए कि अगर ये 0 है तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चे लोग, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ कैन यू फाइंड V माइनस 0, सो सिंपल, व्हाई सो सिंपल, Q इक्वल टू होता है CV, सो व्हाट इज V, दैट इज Q बाई C। Q आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए, एंड दिस C इज ऑलरेडी गिवन, आपने C को निकाल चुका है, दोनों को जैसे ही डिवाइड कीजिएगा यू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन इज वेरी इजी। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी में कहता है कि अगर हम इसे आइसोलेटेड बना लें, नाउ लेट अस सपोज इट इज एन आइसोलेटेड स्फीयर, इसका मतलब क्या हो गया कि दिस R2 टेंड्स टू इंफिनिटी, जो अभी 13 सेंटीमीटर हुआ करता था वो बहुत दूर चला गया, इंफिनिटी पर हो गया, तो व्हाट इज दिस कैपेसिटेंस, अगर आप अब इसको निकालते हैं तो 4CR1 आ जाएगा, दिस इज 9 इंटू 10⁻9 and this R1 12 into 10⁻⁻2 and फर्क आ जाएगा। दिस इज
वेरी स्मॉल कंपेयर टू, अगर आप इसको निकालते हैं, लेट अस कॉल सी एंड दिस इज सी डैश, आप क्या देखेंगे, सी डैश इज वेरी स्मॉल देन सी. सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर. इसमें क्या आगे क्वेश्चन पूछता है कि why isolated sphere capacitor had not used या is not used. Why? Simple. आंसर में क्या आ जाएगा, C isolated sphere had very small capacitance compared to concentric spheres of short distance. लेकिन इसके पीछे क्यों ऐसा हो गया, अगर ये कैलकुलेशंस की बात को हटा के अगर कहा जाए तो आप ये ध्यान से देखिए, उसके लिए आंसर आइए. मैंने अगर इसको सिंपल वे में दे दिया तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली अवे. और आप जानते हैं कि चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एनर्जी स्टोर होना है. ये क्या हो जाएगा, बहुत दूर तक फैल गया. सो दिस रिड्यूसेस द, आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम आता है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिएगा पोटेंशियल का भी आपकी वैल्यू को कम करता है. दूसरे में आप आ जाते हैं कि इस केस में क्या होगा, जब अगर आप दोनों देते हैं, ये लेट अस सपोज दिस इज द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसाइन्ड टू दिस प्लेस ओनली. अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हो गया, तो दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस. यहां पर क्या आ जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल, चूंकि ये जीरो पोटेंशियल और ये भी है, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस. और हमारे पास C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, एज V इज स्मॉल एंड देयरफॉर C इज लार्ज. तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा कि जब आप पैरेलल प्लेट को ले आते हैं, या दूसरे शब्दों में कंसेंट्रिक प्लेट्स को ले आते हैं, नजदीक में ले आते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, और उस कारण चार्ज तो वही अमाउंट रहेगा. इसलिए तीसरा फैक्टर जो कैपेसिटेंस का है, इनॉर्मसली इंक्रीज कर जाता है. ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मैं आपको ये बताता हूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपने उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया, उसमें चार्ज स्टोर हो गया. अब क्या करना है, बैटरी को खोल लीजिए, तो क्या होगा, चार्ज खत्म हो जाएगा ना, चार्ज उतना ही रहेगा. एंड अगर हमने दूसरा कैपेसिटर्स को उसके साथ पैरेलल या सीरीज में जोड़ा, तो उसका न्यू कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या उसके अदर पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस बात की कॉन्सेप्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ध्यान दिया जाए, आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया. क्या कॉन्सेप्ट कहता है, देखिएगा. इससे मैंने आपको एक कैपेसिटर दिया, और लेट अस सपोज इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया दिस वे. अब ये डेटा भी आप देके चल सकते हैं. लेट अस सपोज इट इज 20 वोल्ट, और इसकी कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड में दे दिया. तो क्या आपने क्वेश्चन दिया कि भैया 100 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है जिसको 20 वोल्ट दिया. आप जैसे ही इसको दीजिएगा, इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V. ये तो सिंपल फॉर्मूला है. दिस इज द 100 इंटू 20, सो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 माइक्रोकूलम चार्ज इज स्टोर्ड ऑन इट. सिंपल. कूलम क्यों, क्योंकि वो फर्क है, माइक्रो है इसलिए माइक्रो है, कूलम में आ जाएगा चूंकि चार्ज आ गया, इतना चार्ज आ गया. अब कहता है नाउ देखिए कॉन्सेप्ट को, बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को हटा दिए, एंड another capacitor is connected in parallel. फर्स्ट इन पैरेलल, मेरा फर्स्ट जो रहेगा इन पैरेलल पर है. उसके बाद जो सेकंड देंगे वो सीरीज में करेंगे. क्या किया, अगर ऐसे ध्यान से देखिए तो कह रहा है कि भैया उसी कैपेसिटर को जो आपके पास था उसको एक और से जोड़ दिया, लेकिन दिस टाइम बैटरी इज नो मोर. तो इसकी भी कैपेसिटेंस 100 था ना, 100 माइक्रोफैराड. इसका भी ले लीजिए 100 माइक्रोफैराड, और इसको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया विदाउट एनी बैटरी.
समझ में आ गया? चलिए, इसके पास चार्ज कितना था? पहले वाले के पास 2 × 10⁻³ हुआ करता था। इसके पास चार्ज कितना था? 2 × 10⁻³ माइक्रोकूलम। अब ये C है और ये भी C है, आप देख सकते हैं दोनों C है, क्योंकि सेम कैपेसिटर को मैंने जोड़ा। कैन यू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? यस, दैट इज पॉसिबल। क्या होता है? सिंपल, C1 एंड C2 दोनों पैरेलल में आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। C1 कितना? 100 and 100, दिस इज 200 माइक्रोफैराड। किसी को कोई डाउट नहीं है? यस। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस? न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या करें आप? न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? निकल तो गया। लेट अस सपोज दिस इज ए V1 एंड दिस इज 0। आप कुछ भी ले लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? V1 - 0। ओके, आ जाइए। हुआ क्या कि ये टोटल कैपेसिटेंस निकल गया। चार्ज कितना है? 2 × 10⁻³ और इसमें पहले से कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब तो आपके पास ये दोनों को जोड़कर एक नया कैपेसिटर बन गया। ऐसे आ जाइए, एक थर्ड कैपेसिटर बन चुका है, उसी कैपेसिटर का ये पार्ट इक्विवेलेंट में, और इसका आपको भी निकालना है, और इसकी कैपेसिटेंस आपको 200 माइक्रोफैराड है, और आपके पास चार्ज भी मालूम है। क्योंकि चार्ज कहाँ जाएगा? अरे इसके पास नहीं, तो इसके पास, तो दोनों को जोड़ दिए हैं, तभी तो ये C इक्विवेलेंट है। और C इक्विवेलेंट पर चार्ज कितना है? सो सिंपल, 2 × 10⁻³ माइक्रोकूलम। अब बच्चा V क्या हो जाएगा? तो V = Q/C। सो सिंपल, Q आपके पास 2 × 10⁻³ एंड C = 200। दिस इज द माइक्रोकूलम एंड दिस इज द माइक्रोफैराड। माइक्रो से माइक्रो हटा दीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए, वो कट गया, दैट इज 10 वोल्ट। आपके पास आसानी से आ गया। व्हाट इज द न्यू वोल्टेज? 10 वोल्ट। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज। और मैंने आपसे पूछा कि भाई इसमें भी कुछ चार्ज आएगा क्या? तो यस, देयर विल बी चार्ज। कितना चार्ज होगा आप निकाल के चेक कर लीजिए। व्हाट इज चार्ज ऑन C2? अब आप निकालिए अलग से चार्ज ऑन C2। मान लीजिए इसका नाम मैंने Q2 दिया। लेट अस सपोज इट इज Q2। तो Q2 क्या हो जाएगा? C × V। C कितना है? अरे C कितना है? 100 ऑफकोर्स माइक्रोफैराड, और V 10 सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा? 1000 माइक्रोकूलम। पहले कितना आता था? आप यहां पर अगर आप देखिएगा, इसको ध्यान से चेक कीजिए, 2000 आता था माइक्रोकूलम। अब क्या आ गया? 1000। तो इसके पास भी कितना चार्ज बच गया? अरे ये तो सिंपल बात है, 2000 में से 1000 घट गया, तो ये भी आपके पास आ गया 1000 माइक्रोकूलम। क्या आपने बात को समझा ध्यान से? क्या क्वेश्चन का थीम था कि अगर किसी कैपेसिटर को बैटरी से आप कीजिएगा, चार्ज आ जाएगा। बैटरी को खोल दीजिए तो चार्ज नहीं जाएगा, चार्ज उतना ही रहेगा। और अगर हमने दूसरे किसी कैपेसिटर को अनचार्ज है, मतलब न्यूट्रल था, लेकिन कैपेसिटेंस उतना हो या डिफरेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने उसे पैरेलल में ऐड कर दिया, तो C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। टोटल चार्ज दोनों मिला के वही रहेगा, इससे उसका पोटेंशियल निकल गया। और जैसे ही पोटेंशियल निकला तो चार्ज भी निकल गया। अब यहीं पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन कहता है कि पहले वाले एनर्जी में और बाद वाले एनर्जी का क्या स्थिति है? क्या दोनों का एनर्जी सेम है या डिफर है? आपने तो ये देखा ना कि पोटेंशियल दोनों का डिफर कर गया। इसका 10 वोल्ट था, अब इसका कितना वोल्ट आ गया? 10 वोल्ट। एक चीज तो नोट किए कि पोटेंशियल डिक्रीज है। क्या चार्ज डिक्रीज किया? नो नो नो, चार्ज सेम था, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व करेगा ना, बैटरी तो था ही नहीं, तो चार्ज कंजर्व कर गया। अब आपको एनर्जी निकालना है। बोलिए इसका एनर्जी कितना था शुरू में? इनिशियल एनर्जी कितना था? आप क्या करते हैं? सिंपल, Q²/2C। Q कितना था? ये देखिए, या CV² भी आप पुट कर सकते हैं। पहला एनर्जी क्या हो जाएगा? CV², हाफ CV²। ये एनर्जी पहला में हाफ ले लीजिए। C की जगह पर कितना था? 100 था, एंड V कितना था? 20 था, 400 हो गया। इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिए तो 200 और 2 शून्य आ जाए, इतना माइक्रोजूल आपके पास था। ये एनर्जी था। पहले बार वाले में कितना हो गया? 200 हो गया, 2 हो गया, 4 शून्य, 2 4 शून्य, इतना माइक्रोजूल था। क्या अभी इतना एनर्जी है या कम गया? चेक कीजिए, उसको आ जाइए, इसको चेक कीजिए और इसको कीजिए, दोनों का ऐड कर लीजिए। पहले इसका निकालिए U2 और तब इसका निकालिए U3। U2 का कितना हो जाएगा? सिंपल, जैसा कि हाफ CV² इसमें भी लिखा था, हाफ C × V²। आइए, हाफ C कितना है? ऑलरेडी सेम है 100, लेकिन V इसका 10 है। आपने निकाला था ना, 10 आ गया। 10 को करेंगे तो 100 आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50, और 50 को करेंगे तो 5000 माइक्रो जूल। और U3 करेंगे तो सिमिलर नेचर है ना, चार्ज भी सेम है और आप देख सकते हैं पोटेंशियल भी सेम है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 5000 माइक्रो जूल। इसलिए टोटल एनर्जी कितना हो गया U2 + U3 में? तो 10,000 जूल, माइक्रो जूल।
तो ये टोटल एनर्जी क्या है जब हमने दोबारा किसी के साथ किया, और पहले वाला में क्या था आप देख सकते हैं 20,000 माइक्रो जूल। तो क्या लॉस हुआ? यस, देयर इज ए लॉस। लॉस इन एनर्जी कितना हो गया? दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब इस दोनों को घटाते हैं तो 10,000 का आ गया, 10,000 माइक्रो जूल, मतलब आधा आधी। ये आधा आधी का जो लॉस हुआ कहाँ चला गया? तो दिस मच ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन हीटिंग द वायर। एनर्जी स्टोर हाफ हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं लॉस इन एनर्जी इज हीटिंग द वायर, हीटिंग द वायर। ये भाई बहुत क्वेश्चन पूछता है कि भैया दो को जब हमने फिर से किया तो क्या इसमें कुछ फर्क पड़ा? बहुत चीज फर्क पड़ गया। क्या क्या फर्क पड़ा? पहला तो पोटेंशियल में चेंज आ गया, दूसरा क्या आ गया? एनर्जी में चेंज आ गया, तीसरा क्या आ सकता है कि अगर हम लोग उसका एक एक करके चेक करेंगे तो इसमें भी एनर्जी डिफर है, इसमें भी एनर्जी डिफर हुआ, इसके दोनों के ओरिजिनल से क्या सेम रह गया था? ये भी मार्केबल है, चार्ज रिमेन सेम। इस बात को समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है कि थोड़ा सा इस पर भी गौर कीजिएगा कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं और एक साथ कई प्लेट्स लगे हुए हैं और उनको मैंने अपने ढंग से पोटेंशियल कनेक्ट करते हैं, तो ये आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कहिएगा ये तो सर पढ़ चुके हैं। नहीं, देखिए इसमें डिफर क्या है। मेरा कहना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आई, मैं आपके सामने ये प्लेट्स दे रहा हूँ 1, 2, 3 and 4। डिड यू ऑब्जर्व दिस? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल मैं देख। अब इसे मैं कुछ इस तरह से दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये प्लेट का नाम मैंने दिया 1, 2, 3, 4। इस पर देखिए कैसे मैंने कनेक्ट किया। इसका नाम A दिया और इसका नाम B दिया, और इस दोनों को मैं और इस दोनों को कनेक्ट कर दिया, सेम पर ला दिया। पूछा व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक प्लेट का एरिया कितना है? A। दोनों के बीच की है वैक्यूम परमिटिविटी V0 एंड सभी प्लेट के बीच की दूरी D डिस्टेंस है। आप अच्छी तरह देख सकते हैं सभी प्लेट की दूरी कितना है? D डिस्टेंस है। आपको मैंने पूछा फाइंड C इक्विवेलेंट, निकालना क्या है? बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में C इक्विवेलेंट की बताइए, जबकि ईच प्लेट एरिया कितना है? ईच प्लेट एरिया इज इक्वल टू A एंड ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम। आपको क्या बताना है? इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है? ये वाला क्या है? एक दूसरे प्लेट को 2 और 4 को हमने कनेक्ट कर दिया है। किससे किया है? एक कंडक्टिंग वायर से। तो दिस इज कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग मेटेलिक वायर। आपको किसके किसके बीच में A और B को निकालना। देखिए आप कैसे मूव कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि देखिए ये A है और ये B। आप एक नया नाम दे दीजिए यहाँ पर। इसका और इसका कोई पोटेंशियल नहीं दिया हुआ। आप इसको ले लीजिए कि लेट अस सपोज दे हैव ए कॉमन पोटेंशियल। किसका? 2 नंबर और 4 नंबर के लिए आपने कॉमन पोटेंशियल दिया। रेडी इस बात के लिए? अब आप मूव कीजिए। सबसे पहले देखिए कौन कौन से बीच में निकालना है? A और B का। तो A पहला आता है। आप सबसे पहले एक लाइन खींचिए जिसको एक प्लेट को मानिए। इस प्लेट का नाम क्या हो गया? 1। ये किसके साथ कैपेसिटेंस बना रहा है? शेयर करता है B के साथ। तो आपके सबसे पहले दीजिए इसका नाम A दीजिए, ये वाला पार्ट हो गया। और दूसरा ये जो 2 नंबर का प्लेट देख रहे हैं उसकी पोटेंशियल क्या? V। तो दूसरा वाला के लिए क्या दीजिएगा? आपने V दीजिए। यहां तक आ गया ये V। पहला वाला का काम खत्म हो गया इसका। अब आ जाइए दूसरे पर। इसका ये किसके किसके बीच में है? आप देखिएगा दूसरे का है V, इसका भी कितना है? V, और इसका भी कितना है? V। दूसरा प्लेट किसके किसके बीच में है? जरा सा गौर कीजिए। कैपेसिटर ये वाला दूसरा कैपेसिटर V और B के बीच में। V यहां पर है तो आप V पर लिख दीजिए। और दूसरा एक और भी है जो B के साथ जुड़ रहा है, B के बीच में। एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया। आपके पास पहला निकल गया, ये दूसरा। अब एक और कैपेसिटर है, वो किसके किसके बीच में? B और V के बीच में। एक और कैपेसिटर है, वो किसके किसके बीच में? B और V के बीच में। अब आपको A और B का बताना है, जबकि ज्योमेट्रिकली ये सभी का कैपेसिटेंस C है। क्या कीजिएगा? ये दोनों पैरेलल है और फिर ये सीरीज पे है। पैरेलल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा।
और ये तो C रहेगा, और दोनों फिर कैसा है, सीरीज में है। पहले मैंने इन दोनों का पैरेलल 2C लिखा, अब ये सीरीज में है, C और 2C। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2C इंटू C बाई 3C। ये दोनों कटेगा, 2 बाई 3C इज योर आंसर। तो दिस इज योर आंसर। आप आराम से लिख सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। रेडी इस बात के लिए? ये इतना आसान भी नहीं है जितना कि आपको देखने में लग रहा है। ऐसे बहुत सारे मॉडल अलग अलग पैटर्न में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सा देखिए। मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, जरा सा गौर कीजिए क्वेश्चन पर। 1 2 3 4। लेट अस सपोज मैंने दिया है कि भाई मैं इस दोनों को कर दिया A, इस दोनों को कर दिया, यहां ले लीजिए, दिस इज A, इसको इस साइड से कर, इधर से कर दिया, कंफ्यूजन ना रहे, एंड दिस इज B। ओके, दोनों के बीच की गैप कितना है ये बात ध्यान दीजिएगा। दिस इज द D स्पेसिंग, ये भी D स्पेसिंग एंड D स्पेसिंग। प्लेट एरिया सभी का A है, परमिटिविटी E0 है। अब आपको पूछता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, C इक्विवेलेंट A एंड B। कैसे आप मूव करेंगे? रेडी इस बात के लिए? यस रेडी। आप देखिए A और B के बीच में निकालना, दो प्लेट है जिसके बारे में कोई पोटेंशियल्स नहीं किया हुआ। इसका पोटेंशियल को VA है, इसका पोटेंशियल VB है, लेकिन इसके बारे में साइलेंट है। आप जिस जगह साइलेंट है उस जगह V लिख दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। मतलब इस प्लेट का पोटेंशियल भी V और इस प्लेट के कारण भी ये V पोटेंशियल आ गया। अब आपके पास कुल कितना कैपेसिटर होगा ये देखिए। इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इसका A दिए हैं तो दिस इज V, इसका नाम दिए हैं VB। आ जाइए, तो पहला कैपेसिटर VA और VB के बीच में बनेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या ये दोनों के बीच में कैपेसिटर बनेगा? आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अरे भाई ये भी V पोटेंशियल पर है, ये भी VB का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो चार्ज कहाँ से आएगा? क्योंकि Q इक्वल टू तो CV होता है, V पोटेंशियल 0 है तो चार्ज भी 0, तो ये दोनों आपका कैपेसिटर नहीं फॉर्म करेगा। फिर यहाँ यस दे फॉर्म द कैपेसिटर। अब आपको इसमें क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। कैसे मूव कीजिएगा बच्चे लोग, मैं आपको हर बार की तरफ फिर बताता हूँ। पहले A दे दीजिए, आपका काम पहला। आप A देके फ्री हो जाइए, एक प्लेट दे दीजिए। दूसरा प्लेट कौन सा है, V पोटेंशियल पर है। एक लाइन खींचिए और इसको जरूर लिखिए V पोटेंशियल है। ये देखिए इसके आपका पहला कैपेसिटर का काम खत्म हो गया। दूसरा कैपेसिटर कुछ है ही नहीं, V और V खत्म। तीसरा कैपेसिटर V और BB के बीच में है, तो V यहाँ ऑलरेडी प्लेट है और एक कह रहा VB के बीच में है। अब कहता है इसका आंसर बताइए क्या होगा। आंसर बताना है आसान, क्या कोई दिक्कत है? आप कहेगा नहीं, अब क्या दिक्कत है, VA और B के बीच में। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों सीरीज में है, ये C और C है, इसलिए C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इंटू C डिवाइडेड बाई 2C, कट किया जाएगा C बाई 2। अब प्लेट एरिया A है, इप्सिलन है और D गैपिंग है, तो C इक्विवेलेंट का अगर कैपेसिटेंस C की वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इप्सिलन नॉट A बाई D, और चूंकि उसका हाफ पहले से मल्टीप्लायर है, हाफ है, दैट इज योर आंसर। तो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। नहीं, इस बार मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा नयापन टाइप का दिखे, आपको भी मजा और हमें भी लगे। चलिए 5 प्लेट को देखते हैं, 1 2 3 4 5 प्लेट। कनेक्शन कोई से कोई दे सकता है, आप ही तय कर दीजिए, आपके बदला मैं ही रैंडम तय करता हूं। मेरा मन किया कि प्लेट को नंबरिंग कर देते हैं। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या बोला कि आप कोई काम कीजिए, इसको और इसको कर दीजिए ऐसे, देखिए। चलिए ये भी ठीक बात है। और कहा उसके बाद कि इसको हम लोग टर्मिनल ले लीजिए, दिस इज A एंड दिस इज द B। हमने एकदम एट रैंडम दिया, हमने कोई सोचा भी नहीं कि इसे क्या कनेक्ट करना है। हाँ, एक बात को जरूर ध्यान रखा जाता है कि एक ही प्लेट को दो पोटेंशियल मत दीजिएगा। जैसे इसी जगह पर कोई एक ही दे दीजिए और इसी को B से भी कनेक्ट कर दिए, वैसा एब्रप्ट क्वेश्चन बन जाएगा, वो फिर कनेक्शन ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए A और 4 दोनों एक ही पोटेंशियल है। दो प्लेट पर एक पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन एक प्लेट पर दो पोटेंशियल कतई नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज ए नॉन एग्जिस्टेंट केस। एक प्लेट एक पोटेंशियल, क्योंकि प्लेट सारा क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है। चलिए क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन तो लिखिए, निकालना है C A और B के बीच में, कैपेसिटेंस A और B के बीच में। आपके मन में अगर करे क्या, ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाला लग रहा है। प्लेट एरिया सबका A है और स्पेसिंग भी सबका D है, ये भी याद रखिएगा, सबका स्पेसिंग D है एंड सबका प्लेट एरिया
ए और सब के सब वैक्यूम भी हैं। और अगर प्लेट का सेपरेशन बदलते हैं, मीडियम का स्पेसिंग में बदल देते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊं। अभी सब इजी वे में चलिए। ए, सबसे पहले आपको किसको टारगेट करना है? ए बीच में है, अब उसको छोड़ दीजिए, बीच वाला नीचे वाला को पकड़िए। यहां से चलिए तो बी को सबसे पहले लीजिए। आपको निकालना क्या है? ए और बी को। सबसे पहले आप बी को लीजिए। देखिए मैंने कैसे मूव किया, बी लिया, एक प्लेट को पकड़ लिया, यहां से चले। उसके बाद कौन है? ये वाला प्लेट, इसका नाम नहीं दिया हुआ तो इसका आप एक नया नाम दे दीजिए भी। तो इसका जगह पर नाम क्या हो गया? भी। और ये भी क्या हो गया? भी। ये इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको एक नया नाम दे दीजिए V1। बाकी इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। हो गया। चलिए अब मूव कीजिए फिर से एक बार, कहां से कहां तक चलना है? बी और ये है भी। चलिए आप आ जाइए, एक भी दे दीजिए, इसका नाम भी। तो ये वाला खत्म हो गया। दूसरा पर आइए, क्या क्या है? भी और ए। देखिए यहाँ पर ये भी है और ये ए है। भी तो ऑलरेडी है, ए के लिए आपको ढूंढिए जगह, ए यहाँ पर लगा दीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। दो तो निकल गया आपका, एक दो। तीसरा आइए, क्या कहता है? V1 और ये ए। V1 ए तो है ऑलरेडी, V1 नहीं जानते हैं। चलिए V1 यहाँ दे के हट जाइए, आपका काम खत्म हो गया। तो 3 तक आ गए, 1 2 3, लास्ट बच गया कौन? V1 एंड V। V1 एंड V, इसके और इसके बीच में एक और कैपेसिटर हो गया। अब आपको किसके किसके बीच में निकालना है? इसके और इसके बीच में। इसको लाइन देके अलग कर दीजिए। अब आपको सोचिए क्या करना है। बेहतर आप ही सोचिए, मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या हो गया बच्चे लोग? ये सी है, ये सी है, ये सी है, सी है। इसकी अब आपको क्या बताना है? ए और बी के बीच में ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, इसके और इसके बीच में बताना है। कैसे बताइएगा? आपको क्या करना चाहिए इसके? देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये और ये दोनों सीरीज में आ गया। आप देख रहे हैं श्याम में, यहाँ से ए और बी के बीच में इसको रहने दीजिए। ये भी क्या है? ए, और इस दोनों को एक ले लीजिए। अब आपके पास नया सेटअप क्या होता है ये देखिए ध्यान से। ये वाला रह गया आपके पास एक सेटअप, सी सी रह गया, ये टर्मिनल भी है, भी रह गया, ये टर्मिनल ए है, ए रह गया। अब ए और भी के बीच में दो ठो ये कनेक्टेड है और दोनों सीरीज में है, इसलिए C/2 हो जाएगा। तो आपके पास एक और आ गया, भी और ए के बीच में ये सी। देखिए क्या मैंने किया, भी और ए का तो सी है ही, ये दोनों सीरीज में है और फिर भी इसके साथ कनेक्ट है, ये हो गया। अब चलिए इसको आगे कीजिए। उसके साथ साथ एक और कैपेसिटर है, ये देखिए। उसके बाद ये बी है। अब आपको ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। क्या क्वेश्चन आसान बनता हुआ दिख रहा है? यस, इट इज एन इजी। इसके और इसके बीच का निकाल दीजिए ताकि एक आ जाए। ये कितना हो जाएगा? इसको और इसको ऐड करेंगे, ये पैरेलल में है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। C + C/2, 3C/2, आसानी से निकल गया। अब ये सीरीज में उसके साथ ये सेटअप सीरीज में फाइनल C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C × 3C/2, C + 3C/2, दैट इज 5C/2। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये C से C कैंसिल हो गया, 3/5C इज द C इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और भी दिया हुआ है कि सभी का प्लेट का स्पेसिंग D है और प्लेट एरिया A है, इसलिए C इक्विवेलेंट को क्या कर सकते हैं? 3/5 ε0 A/D। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा और इस पर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। क्या बात कर ले कि अगर मैंने इसकी स्पेसिंग को बढ़ा दिया इसको, तो वह कौन सा कैपेसिटर होगा? V2 और A के बीच का, सॉरी इसके गैप को अगर बढ़ा दिया तो V1 और A कौन सा हो जाएगा? V1 और A। यस, इसकी कैपेसिटेंस फ्लक्चुएट करेगा। अगर बढ़ा दिए तो ये क्या हो जाएगा? C' हो जाएगा। और न्यू कैपेसिटेंस C' के लिए क्या हो जाएगा? ε0 A एंड D' हो जाएगा, where D' is greater than D। अगर ऐसा है तो, और अगर नहीं है तब तो फिर डायरेक्ट मान लीजिए किसी में अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो क्या करेंगे? अरे भाई उसके कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा लेंगे। इस तरह से आपकी कैपेसिटेंस को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग इससे यस आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक और कैपेसिटर का दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 and let us suppose 6। मैंने आपको 6 प्लेट दिया, 1 2 3 4 5 6, ऑल हैविंग द सेम प्लेट एरिया, सेम गैप। अब आपको देखिए, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, टर्मिनल पोटेंशियल ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा? क्या कीजिएगा? करना क्या है? ये आपका VA हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल VB हो जाएगा। सबसे सबका कनेक्शन दिया हुआ है। आप इसको अगर ध्यान से देखिए, VB है तो ये कैपेसिटेंस बोलिए कितना हो गया? पोटेंशियल VB हो गया। उसके बाद ये हो गया, इसी से लिंक है, ये भी कितना हो गया? VB हो गया।
ये भी उसी से लिंक है, इस प्लेट का कितना हो गया VB हो गया, ये इसका लिंक है A से, ये क्या हो गया VA, ये भी लिंक है VA से, ये भी हो गया VA, ये भी लिंक है VA से, ये भी हो गया, सिंपल हो गया। अब आप आइए किसके किसके बीच में कैपेसिटर है, हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर देयर, ये भी आपको काउंट करना। ये आइए VA और VB के बीच में ये पहला C1, आइए इसका नाम दे दीजिए VA दे दीजिए, इसका नाम VB दे दीजिए। तो VA और VB के बीच में पहला कैपेसिटेंस है C1, इसको लीजिए। फिर एक है किसके, VA और VB के बीच में, इसका नाम C2 दीजिए। फिर एक आइए इसमें, ये भी VB और VA है, फिर एक आ जाएगा C3 दीजिए इसमें। एक बार फिर आइए 1 2 3 4 भी देखिए, VA VB और ये भी VA VB। इसका मतलब आप अगर ध्यान देंगे तो देयर आर 5 कैपेसिटर्स एंड ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर मैं कहूं सभी का कैपेसिटेंस बराबर है तो व्हाट इज C इक्विवेलेंट 5C। समझ में आ गया। मैं अगर स्पेशल केस दूं कि भाई मैं इसको बीच के प्लेट को K1 से भर दूं और सबको खाली रख दूं, क्या करेंगे आप, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। इस प्लेट कैपेसिटेंस को K1 करके इसका न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इंटू K1, बाकी सबके साथ पैरेलल में ऐड कर देंगे। इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे केस का बता दिया कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होंगे तो कैसे करेंगे और कितना जल्दी करेंगे। लास्ट सवाल आपके पास एक और भी आता है, हाउ टू फाइंड चार्जेस ऑन डिफरेंट कैपेसिटर। मान लीजिए अगर आपको इसमें कहता कि भाई इसके पास चार्ज कितने कितने होंगे, अब आप क्या करते, क्या आप समझ में आ गया, चार्ज ऑन ईच प्लेट। आप क्या करते, सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकल गया, आपको बैटरी से कनेक्ट करके दे देता कि लेट अस सपोज जैसे VA और VB का, VA और VB सपोज कर लीजिए 10 वोल्ट दे दिया। अब आपके पास चार्ज कितना हो जाता, Q मस्ट बी इक्वल टू C इंटू V, दैट इज 5C इंटू 10, दैट इज 15C माइक्रो कूलम। अगर ऐसा रहता तो C को मान ले, अगर कूलम मान ले तो माइक्रो कूलम आ गया 50C। अब ये चार्ज किस में बढ़ जाएगा, ये सभी में बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक जगह आ जाएगा। यहां से क्या करेगा बच्चे लोग, चार्ज का जाना स्टार्ट करेगा और इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, सबको आप बांट दीजिए तो दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑन ईच पर चला जाएगा। आप अगर ध्यान दीजिए पेयर में बनाता है, कैसे कैसे बना रहा है, अगर इसको पॉजिटिव दिए हैं, देखिए इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव। ध्यान से देखिए सेटअप कैसे बनता है, इस पर निगेटिव है, इस पर क्या करेगा निगेटिव, इस पर क्या हो जाएगा नेगेटिव। देखिए चार्ज कैसे बढ़ा, पॉजिटिव 2 अभी तक बढ़ा, निगेटिव में 3 बढ़ा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर है पॉजिटिव, बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, ये देखिएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव। चलिए अब आपके सामने क्या है, कितने पॉजिटिव प्लेट है और कितने निगेटिव प्लेट है, काउंट कीजिए। देखिए 1 2 3 4, ठीक है 4 पॉजिटिव आ गया, निगेटिव में कितना कितना आ गया, 2 ये, एक 3 एक 4, ठीक आ गया ना। तो अब व्हाट इज चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट, चूंकि सभी पर सिमेट्रिकली गया हुआ है इसलिए चार्ज ऑन Q1 ले ले तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 4, आपके पास आ जाएगा 12.5 माइक्रो कूलम। तो एक प्लेट पर इस पर चार्ज कितना आ जाएगा 12 और इस पर भी कितना आ जाएगा 12, दोनों को जोड़ दीजिए तो इस प्लेट पर कितना चार्ज आ गया, व्हाट इज चार्ज ऑन प्लेट 2, ऑन प्लेट 2। एक Q1 पर आया था, आपके पास इस पर आया था ये वाला पर, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, तो 1 पर चार्ज आ गया आपको 12.5, दूसरे पर कितना आ जाएगा 12.5, तो कुल प्लेट पर कितना आ जाएगा, 2 नंबर का प्लेट पर कितना आ जाएगा 12.5 इंटू 2 दैट इज 25 माइक्रो कूलम। मतलब क्या हो गया, सो सिंपल यार, क्या है कि भैया 2 प्लेट है और दोनों प्लेट में बट जाएगा, आपके पास टोटल कितना जाएगा 50 माइक्रो कूलम, तो इस पर कितना आ जाएगा 25 और इस पर कितना आ जाएगा 25, लेकिन वो तो दोनों साइड चार्ज बटेगा, तो 12.5 उस साइड 12.5 से 12.5 टॉप 12.5 बॉटम, और उसी तरह से इसमें भी बटेगा। बोलिए इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पर निगेटिव कितना आ जाएगा, सिंपल, एक निगेटिव इस पर एक निगेटिव इस पर, तो 25 और एक निगेटिव इस पर 12.5 और इस पर भी 12.5। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स में निकाला जाता है। ये एक सीधा सीधी नहीं होता है, आपको काउंट करना पड़ेगा कि एक प्लेट पर दोनों तरफ है या एक प्लेट पर एक तरफ। जैसे इस प्लेट पर चार्ज सबसे कम चार्ज है और वो भी निगेटिव है,
इस प्लेट पर चार्ज सबसे कम है, वो भी निगेटिव है। बाकी तीनों पर मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इस दोनों पर पॉजिटिव और इस दोनों पर से। एक बात और, जितना पॉजिटिव चार्ज सप्लाई होगा आप चेक कर लीजिएगा, उतना ही निगेटिव चार्ज सप्लाई होगा और अकॉर्डिंगली प्लेट्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से मैंने बोर्ड लेवल के जितने भी क्वेश्चन संभावित हैं कैपेसिटर्स रेंज के लिए, हालांकि इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और होल हार्टेडली डिस्कस करता हूँ, कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करता हूँ। लेकिन अब की बात जो इसके बाद से क्लास आएगी वो IITs के लिए, मेडिकल्स के लिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ आएगा। कुछ सीरीज उसकी भी कंटिन्यूटी में आपके आते हैं, लेकिन यहाँ के बाद जो लोग बोर्ड दे रहे होंगे वो लोग रुक जाएंगे और जब वो कॉम्पिटिटिव तैयारी करेंगे तो मेरा नेक्स्ट सीरियल को पकड़ना स्टार्ट करेंगे। अब की बार मेरा सीरियल क्या रहा, कैपेसिटर्स एडवांस प्रॉब्लम फॉर IITs एंड नीट तक तो यहीं पर हो जाता है, नीट में यहाँ से आगे नहीं जाना पड़ता है। तो आप मान के चलिए IIT मेंस एंड एडवांस ये 2 लेवल का है। उस 2 लेवल में कुछ हमारे पास सीरीज आएंगी कैपेसिटर्स का, उस पर एंजॉय कीजिए। लेकिन एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर अलर्ट कर देता हूँ कि जो बच्चे सिर्फ बोर्ड देने के लिए जाएंगे 2021 में, मेरा कहना है कि कैपेसिटर को इससे आगे नहीं जाने के लिए। और हाँ, कॉम्पिटिशन्स के लिए इतना तो सारा पढ़ के जाएंगे, उसमें फर्दर जो मैं आपको लोड करूँगा उसको भी पढ़ लेंगे। मेरा हमेशा एक ही मानना है, आपके कॉन्सेप्ट को उतना क्लियर कर देना ताकि आप किसी भी सीट्स को, चाहे वो कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट का हो या किसी भी बुक का हो, कॉन्फिडेंटली एंड फॉर्मली बनाते हैं। उसमें किसी भी तरह का हेजिटेशंस नहीं आना चाहिए। और अगर कभी आपको आता हुआ दिखाई दे तो आप हमसे ज़रूर मेरे पर लोड कर दीजिए। मैं आपको जैसे ही उसे पाऊंगा कि आपका कोई डाउट्स आ रहा है कमेंट सेक्शंस के द्वारा, मैं उसका तुरंत आंसर फिर से लोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Come once again, till that, good luck, good luck.